हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम नेस्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट और इसमें हम वन बाय वन करके उन सभी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को देखेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन पॉलिटिकल विचारधारा है, हमारे जो थॉट है इंडियन, उनको कहीं ना कहीं बनाते भी हैं और हमारी जो पॉलिसीज़ है, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ है, उनको बनाने में कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा और उनकी थिंकिंग काफ़ी मायने रखती है। तो आज सबसे पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे मनु को, जिनको द फादर ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है। उनकी सबसे फेमस बुक मनुस्मृति, जिसको धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। ये कहानी कहीं ना कहीं शुरू होती है जब जब मनु मनु और उनको बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी एक फ्लड आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, जिसे क्या है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आप सप्त ऋषि, 7 ऋषियों को लेकर और सभी तरह की जो प्रजाति है उनके एक एक स्पाइसेस लेकर आप नौका में बैठ जाएं और आप किसी पर्वत पर पहुंच जाएं। ये किसने कहा? ये विष्णु ने उनको बताया। और मनु को ही ब्रह्मा का पहला पुत्र या फर्स्ट सन ऑफ ब्रह्मा कहा जाता है। हम मनु की बात करते हैं। मनु संस्कृत भाषा में मनुष्य शब्द से बना है, जिसका मतलब है मानव। कि जो फर्स्ट मैन ऑफ यूनिवर्स भी मनु को ही कहा जाता है। हिंदू रिलीजन में मनुस्मृति को काफ़ी प्रचलित और काफ़ी फेमस बुक माना गया है। अब मनुस्मृति में की काफ़ी क्रिटिसिज्म भी होता रहता, आलोचना भी की जाती रही है इसकी। अब क्या क्या इसमें विचार है, क्या क्या इनमें थिंकिंग है, कौन कौन से लॉ इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम आज भी एट प्रेजेंट टाइम में भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं और आज के टाइम पर भी इसकी आलोचना की जाती रही है। चलिए हम देखते हैं मनुस्मृति में क्या है। मनु इज़ द फर्स्ट लॉ गिवर। मनु को सबसे पहला लॉ गिवर या फिर कानून देने वाला क्या है, थिंकर माना जाता है। तो जो जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट सन ऑफ ब्रह्मा, मनु को फर्स्ट सन ऑफ ब्रह्मा कहा जाता है और उनको फादर ऑफ ऑल इम्यूनिटी मीन्स मानवता के पिता मनु को ही माना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है मनुस्मृति या कहीं मानव धर्म शास्त्र, वो सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है लॉ के ऊपर जो इस विश्व या वर्ल्ड में दी गई। और ये किससे डील करती है? इट डील्स विद सोशल मॉरल कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। कि पर्सन का जो मॉरल और सोशल कंडक्ट है वो क्या रहेगा, उसको कैसे अपनी सोसाइटी में अपने मॉरल और सोशल को कैरी करना है, कंटिन्यू करना है, वो इसमें कहीं ना कहीं मानव धर्मशास्त्र में या मनुस्मृति में दिखाया गया है। अब मनुस्मृति ये क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा की जाती रही है। हम आगे देखेंगे किस तरह से, किस बेस पर वो क्रिटिसाइज की जाती रही है और कौन कौन से ऐसे भी है जिसमें मनुस्मृति को जलाया भी गया है, एक ऐसी इंसिडेंट भी है। चलिए वो आगे देखेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कास्ट जेंडर बेस्ड जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसकी कहीं ना कहीं आलोचना होती रही है। तो उसमें क्या है, इसमें सब 4 वर्णों के बेस पर मनु यहाँ पर सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं। उसमें सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों के बेस पर क्या है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर मनु रखते हैं। तो अब ऋग्वेद में लिखा है कि भाई पृथ्वीम धर्मम धृतम, विच मीन्स क्या, कि भाई जो धर्म है वो क्या है, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को पृथ्वी पर होल्ड रखेगा। मतलब कि पृथ्वी पर अगर धर्म होगा तो लाइफ कहीं ना कहीं पृथ्वी पर बनी रहेगी। अब धर्म क्या है उसको समझना होगा कि अगर धर्म नहीं होगा तो कहीं ना कहीं सभी क्या है, एक अनार्की की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, एक अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। तो धर्म को हमें समझना होगा कि धर्म क्या है। अगर धर्म को समझना होगा तो पहले हमें क्या है, वो धर्मशास्त्र में क्या उसके बारे में बताया गया, एक बार उसको हम देख लेते हैं कि जो जिस तरह से जो जो कंसेप्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं उनको कहीं ना कहीं धर्म से इंक्लूड, धर्म ही माना गया है। कि अगर इन सभी आइडियाज़ को, इस सभी कंसेप्ट को अगर सोसाइटी में या स्टेट में फॉलो किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ अनार्की या अराजकता नहीं आएगी। देन अब हम मनुस्मृति में देख लेते हैं कि वो कौन से धर्म हैं।
वो कौन से धर्म है जिससे अराजकता नहीं आएगी, कौन कौन से की पॉइंट है जो मनुस्मृति में दिखाए गए हैं कि किस तरह से ह्यूमन मनुष्य अपनी लाइफ को क्या है एक अच्छे से और एक गुड लाइफ को मेंटेन या फिर बैलेंस करके चलेगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट में क्या है, मन मनुस्मृति में पुरुषार्थ की बात की है। पुरुषार्थ में कि गोल्स ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का क्या गोल रहेंगे, कि हमारी लाइफ के 4 गोल बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये यहाँ पर अर्थ का मतलब है धन, अर्थ का मतलब है धन। और क्या है, हम इन चारों पॉइंट में कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि चारों पॉइंट में हम देख सकते हैं कि बैलेंस्ड वे ऑफ लाइफ, मतलब एक तरह से बैलेंस वे ऑफ लाइफ की ज़िंदगी जीने के जो तरीका है उसको बैलेंस करके देखा गया है। तो उसमें देख सकते अर्थ मीन्स धन, कि धन भी कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है उसको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है, तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन 4 पुरुषार्थ को मनुस्मृति में इंक्लूड दिखाया गया है। देन आश्रम, जो स्ट्रक्चर है आश्रम का, उसको भी 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया गया। और 4 स्टेजेस कौन कौन सी है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन 4 स्टेजेस को, और क्या इन स्टेजेस के डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेसिफिक गोल्स है वो भी इसमें बताया गया। और जो सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी रहती है या आलोचना हुई है इस बुक की, वो वर्ण के बेस पे हुई है, कि जो हमारी सोसाइटी को, स्टेट को किस आधार पर, किन 4 वर्ण के आधार पर डिवाइड किया गया और किस तरह से बताया गया कि कौन सा वर्ण कौन सा कार्य करेगा, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ओके, तो इन 4 वर्ण के बेस पर हमारे स्टेट को क्रिएट किया गया है, और इनको इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इनको अलॉट किए गए हैं, कि ब्राह्मण बस शिक्षा का ही कार्य करेंगे, और क्षेत्रीय क्या है, क्षेत्रीय एक साहसी, मतलब युद्ध में भाग लेने वाले कहलाएंगे। मतलब अलग अलग जो वर्ण है उसको अलग अलग तरह का काम दिया गया है। देन सेकंड, नेक्स्ट हम देखते हैं संस्कार। 16 असेंशियल रिचुअल्स टू बी फॉलोड बाय हिंदूज। 16 प्रकार के संस्कारों को हमारे हिंदू धर्म में फॉलो किया जाता है। अब अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो धर्म की ये सारे जो पॉइंट है, अगर इनको फॉलो किया जाए तो हमारे स्टेट में धर्म, या फिर कहें कि एक परफेक्ट स्टेट का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन इसकी जो ये वर्ण के जो क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मनुस्मृति एक आलोचनात्मक पुस्तक कहलाई और कही भी जाती है। 16 जो एसेंशियल रिचुअल्स है वो क्या है, हिंदू के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। उनमें सबसे पहला क्या है, गर्भाधान से लेकर और जो अंत का जो संस्कार है, जो लास्ट का संस्कार है, वो अंत्येष्टि। चलिए हम नेक्स्ट अब देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्टेट की भी इसमें एक थ्योरी को दिखाया गया है, कि स्टेट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड गॉड। कि जो स्टेट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है किस किस के बीच में, मैन एंड गॉड के बीच में। और ये कहीं ना कहीं मनु इस बुक में दिखाते हैं कि स्टेट एक कंप्लीट कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी नहीं है। मतलब स्टेट कहीं ना कहीं मैन और गॉड के बीच कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता। ये एक अर्ध कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी कही जा सकती है। क्वेजी मीन्स अर्ध कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी, ठीक है। तो इस बेस पर ये कहीं ना कहीं ये थ्योरी हमें मनुस्मृति में देखने में को मिलती है, ओरिजिन ऑफ स्टेट, जो कि हम आगे कुछ थिंकर्स के कॉन्ट्रेक्चुअल, सोशल कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी में भी हम देखेंगे किस तरह से स्टेट एक फॉर्म में के रूप में निकल कर आता है। द 6 पॉइंट पे हम देखते हैं आइडियल्स ऑफ किंगशिप, कि जो राजा होगा उसकी जो आइडल्स क्या होंगे, उसकी जो खासियत, उसके जो कार्य होंगे, ड्यूटीज़ होगी, वो क्या रहेंगी। किंग को कहीं ना कहीं डिवाइन पर्सनैलिटी माना गया है। डिवाइन पर्सनैलिटी मीन्स कि 8 गॉड्स हैव गिवन अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, मतलब 8 भगवानों से या 8 ईश्वर ने उनको अपनी अपनी क्या है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी में से जो उनकी खासियत है उनको किंग को दी है। और वो किंग क्या है, उन सभी खासियत या उन सभी व्यक्तित्वों से क्या स्टेट पर रूल करेगा, और उन्हीं के आधार पर वो स्टेट में लॉ को क्या लागू करेगा। अब क्या है, मनुस्मृति में कहा गया कि जो किंग होगा वो क्षेत्रीय वर्ण से होगा, क्षेत्रीय वर्ण से होगा। और
जो ड्यूटीज किंग की बताई गई है वो क्या है, वो क्या वर्ण धर्म को वर्ण धर्म, इसमें 4 तरह के जो वर्ण के डिस्कस किया गया उनको फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से मनुस्मृति में प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन की भी बात कही गई है कि किस तरह से जो प्रोडक्शन होगा उसका कितना पार्ट किस के हिस्से में जाएगा। किंग की अगर बात करें, किंग के हिस्से में जाएगा 1/6 ऑफ प्रोड्यूस इज किंग शेयर फ्रॉम फर्टाइल लैंड। जो उत्पादन होगा ज़मीन से उसमें से 1/6 जो पार्ट होगा वो किंग के हिस्से में जाएगा। ऐसे ही अलग अलग तरह से पार्ट डिवाइड किए गए हैं, तो वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम कुछ आगे देख लेते हैं कि किस तरह से इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ण के बेस पर किस तरह से ये सोसाइटी को बांटती है, इक्वलिटी इसमें कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिलती। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इसके क्रिटिक्स देखे जाते हैं वो क्या है, वो कौन है, बी आर अम्बेडकर इसके सबसे ज़्यादा आलोचक माने जाते हैं। और वो अपनी बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी इसका जिक्र करते हैं मनुस्मृति का। देन मनुस्मृति ऑल्सो क्रिटिसाइज बाई फेमिनिस्ट के द्वारा भी कहीं ना कहीं इसका क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि मनुस्मृति में कहा जाता है कि मनुस्मृति में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि जो मेल को ज़्यादा कहीं ना कहीं डोमिनेंस दिया गया है फीमेल के बजाय। चलिए अब हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट कुछ और पॉइंट्स है वो और देख लेते हैं। इसमें जो टोटल श्लोक है वो है 2635, 2635 श्लोक इसमें है। और टोटल जो चैप्टर है वो 12 चैप्टर है। और एक इसकी बुक है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, इसको लॉ ऑफ मनु। इस बुक रिटन बाय वेंडी डोइंगर। लॉ ऑफ मनु बुक जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई 1794 में, वो क्या है, किसने ट्रांसलेट की, वेंडी डोइंगर। और एक महाड़ सत्याग्रह जो कि पब्लिक में क्या है, वाटर जो क्या है हाई क्लास या फिर हाई क्लास लोगों को, उच्च कोटि की जाति को जो पानी मिलता था वो क्या है, निम्न जाति वाले इंसानों लोगों को नहीं मिलता था। तो इसके जो ये सत्याग्रह हुआ उसका जो नेतृत्व किया वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किया। और इसी सत्याग्रह में ऑन 25 दिसंबर 1927 में क्या है, मनुस्मृति दहन दिन बनाया गया। और इसी दिन क्या अम्बेडकर क्या करते हैं, मनुस्मृति को क्या पब्लिकली जला देते हैं। तो ये एक बार ये यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमने आज देखा मनु के विचारों को, मनुस्मृति को, धर्मशास्त्र को, कि किस तरह से हम मनुस्मृति की आलोचना करते हैं और कौन कौन से की पॉइंट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ 1 बाय 1 करके हम सभी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और चैनल, सब्सक्राइब और चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।